हाँ जी लाडलो। तो I'm assuming कि तुमने जो भी साउथ न्यूजीलैंड के व्लॉग्स हैं सारे देख लिए हैं, और अब बात करनी है जो कि जैसा कि मैंने मेंशन किया था लास्ट वीडियो में कि भाई 3-4 ऐसी वीडियोस बनानी पड़ेंगी जो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव हो। अभी तो तुमने देखा कि भाई क्या किया कैसे किया, पर अब बात करते हैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन फोकस्ड वीडियोस की। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 3-4 वीडियोस बनेंगी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वहाँ के ड्राइविंग सीन की। फिर हम बात करेंगे खाने की, क्योंकि बहुत सारा होता है कि भाई खाना क्या क्या सीन है, वेजिटेरियन और ये सब चीज़ें सब सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीन एक ना कॉन्सेप्ट है जो आई डोंट आप, ये तो हो सकता है मेरे फीड पे कभी नहीं आया, बट क्योंकि नहीं आया और मैं भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो एक पेमेंट से रिलेटेड बहुत ही ना छोटी सी बात है जो आई डोंट थिंक कभी कोई एक्सप्लेन करता है ट्रैवल करते हुए या कुछ भी। तो उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में बात करेंगे हम कहाँ गए, कैसे गए, क्या किया, ये सब बात। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्राइविंग। अब ड्राइविंग के सबसे पहला पहला पॉइंट है कि तुम्हें गाड़ी लेनी पड़ेगी न्यूजीलैंड में आने के लिए। तुम अदरवाइज या तो तुम वो पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी वाला टूर अगर तुम कर रहे हो तो ठीक है, वरना तुम्हें गाड़ी लेनी पड़ेगी। और गाड़ी लेने के कम से कम भी नहीं तो न्यूजीलैंड में 50 ऑप्शंस तो हैं। तो अब इसमें भी दो पार्ट्स हो जाते हैं कि भाई एक तो तुम अपनी गाड़ी ले लो, और फिर होटल हर जगह जगह बुक करो। दूसरा होता है कि आपने भाई कैंपर वैन ले लिया है, तो कैंपर वैन का थोड़ा सा हैसल है, तो इसलिए हमने गाड़ी की तरफ थोड़ा हमने कूच किया। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की। जैसे मैं बताया अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा कि कौन सा उस डेट पे, तुम्हारी जिस डेट पे तुम ट्रैवल कर रहे हो, कौन सी सस्ती पड़ती है क्या पड़ती है। नाउ आफ्टर ऑल ऑफ दिस दैट यू हैव रिसर्च, तुमने फिगर आउट कर लिया है कि कहाँ जाना है क्या करना है, तो दो ही तरीके हैं। या जो फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्राइस्ट चर्च पे जैसे हम लैंड किए, तो कुछ लोगों कुछ कंपनीज थी जिनकी गाड़ी एयरपोर्ट पे ही खड़ी थी, और कुछ कंपनी है जिन्होंने छोटे छोटे ऐसे वेयर हाउस टाइप लिए हुए हैं, ऐसे 5 मिनट ड्राइव 7 मिनट ड्राइव पे। और वो क्या होता है कि अगर तुमने वैसे जैसे हमने बुक की थी, तो हमारा वन ऑफ दोस्त था, तो वो उनकी शटल आती है आपके पास एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे आपको पिक करती है, 5 मिनट ड्राइव करती है, ले जाती है, आप गाड़ी लेते हो और अपना उधर से निकल जाते हो। और जस्ट लाइक एनीवेयर इन द वर्ल्ड तुम वहाँ जाओगे, गाड़ी मिलेगी तुम्हें, बैठोगे और आगे निकल जाओगे। बात कर लेते हैं कि भाई जो रिक्वायरमेंट होती है, ड्राइविंग रिक्वायरमेंट्स है, तो न्यूजीलैंड में कुछ नहीं है। तुम्हारा जो अगर लाइसेंस इंग्लिश में है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया का होता है, तो यू डोंट नीड एन इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। इंडिया का लाइसेंस बढ़िया चलता है, हमारा उत्तर प्रदेश परिवहन का जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है बिल्कुल, बट अब कोई दिक्कत नहीं हुई कहीं पे भी। दूसरी बात कर लेते हैं कि भाई जो गाड़ी का साइज़ है वो क्या रहना चाहिए, अब आपके बजट पे और प्लस फैमिली पे है। बट जैसे मैं मेरी वाइफ गए थे, हम दो ही लोग थे, बट हमने हैचबैक नहीं ली क्योंकि 2 हफ्ते की ट्रिप थी। वेदर इतना चेंज होता है कि आपको जैकेट रखनी है, रेनकोट रखना है जो कि हैंडी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास लगेज होंगे, क्योंकि 13 दिन का आप सामान कैरी कर रहे हो, और उसके बाद आप कुछ भी ग्रोसरी अपने साथ तो कैरी कर ही रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। तो हैचबैक बहुत ही कम स्पेस पड़ जाता है, लिमिटेड लगता है, और 14 दिन पे ना मूड नहीं खराब होना चाहिए था। तो हमने ली थी मिड साइज एसयूवी जो अपनी क्रेटा साइज होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई गाड़ी का क्या सीन है, प्राइस का क्या सीन है। तो गाड़ी अगेन जैसे मैंने बोला आप सिलेक्ट करो, आपके ऊपर है। प्राइसिंग जो है आई वुड नॉट से वेरी एक्सपेंसिव, बट आई नॉट ऑल्सो से कि भाई जो कार रेंटल है वो सस्ता है वहाँ पे। मैंने लंकावी में रेंट की थी 50 या 75, 50 to 75 सिंगापुर डॉलर्स में। मैंने 2.5 दिन के लिए रेंट की थी गाड़ी, पूरा 2.5 दिन में। दैट्स ऑल दैट इट कॉस्टेड मी। न्यूजीलैंड में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 13 दिन के लिए, एग्जैक्टली नहीं पता, या तो 1500 न्यूजीलैंड डॉलर थे या 1600 1700 न्यूजीलैंड डॉलर थे, बट अगेन नॉट आई एम नॉट सेइंग इट्स वेरी। तो इट डिपेंड्स कि तुम कहाँ ले रहे हो, यूएस में लेते तो और महंगी पड़ती। तो I again that's the reason I'm saying it's not very expensive, but it's not cheap. फ्यूल की बात कर लेते हैं। फ्यूल महंगा है भाई साहब वहाँ पे, मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट अगर तुम एवरेज आउट करनी हो कॉस्ट ना तुम्हें फ्यूल की, तो तुम अगर जैसे कि मैंने ट्रैवल किया था जिस हिसाब से, तो तुम पर डे 50 to 60 न्यूजीलैंड डॉलर का पेट्रोल यूज़ करोगे ही करोगे। और ऑटोमेटिक पेट्रोल लोगे तो तुम्हें पता ही है, अगर तुम गाड़ी चलाते हो तो कितना वो तेल खाती है। तो 50 से 60 डॉलर न्यूजीलैंड तो रख लो पर डे का, आपका सिर्फ ट्रैवल कॉस्ट है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं भाई रोड कंडीशन कैसे होती है। तो जो सिटी है वहाँ पे आपको मल्टी लेन रोड मिलेगी, कि एक ही साइड 2-3 लेन बनी है। जैसे क्राइस्ट चर्च में आप चलेंगे, जैसे कि आपने छोड़ा सारे हाईवे, पूरे का पूरा जितने हाईवे हैं न्यूजीलैंड में 1 लेन है। मतलब एक लेन इधर जा रही है, एक लेन इधर जा रही है, दैट इज इट।
बट सारी लेन की जो सारे जो वन लेन हाईवे जितने भी इनके मोटर रोड बोलते हैं बाय द वे उसको, जितनी भी इसके इनके हाईवे हैं इनकी स्पीड लिमिट होती है 100। और रीज़न कि एक लेन में 100 पे क्यों चल रही है वो है कि लोग नहीं देखते भाई, घंटों घंटों हम गाड़ी चलाते थे, ना हमारे आगे कोई ना हमारे पीछे कोई, तो इसलिए सिंगल लेन में भी इनका काम चल जा रहा है। जो थोड़ी केयरफुल रहने वाली चीज़ है वो ये है कि साइन पे बहुत ध्यान देना है। जब क्योंकि रैंडमली ऐसा आ जाता है कि सिंगल जो आपकी 2 लेन है ना वो भी 1 लेन बन जाती है कि आपको रुकना है, उधर वाले आएँगे या आपको जाना है उधर वाले आपके लिए रुकेंगे, ये साइन देख के समझना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो छोटे-मोटे नुआंसेस हैं, बट इट्स नथिंग, ऐसा कोई रॉकेट साइंस टाइप नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हो। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू ड्राइव, गो गो अहेड, टेक इट। इफ इवन इफ यू नो हाउ टू ड्राइव बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आई थिंक भाई न्यूजीलैंड तो बेस्ट जगह है, क्योंकि लोग ही नहीं है तो तुम सीख ही जाओगे एट द एंड ऑफ द डे गाड़ी। बट डोंट टेक इट सीरियसली ऑल्सो, क्योंकि एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था कि हम होकिटिका से निकले थे और हमें फ्रांस जोसेफ जाना था। सनसेट हो गया, पिच ब्लैक हो जाती है रोड, पिच ब्लैक रोड पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, तुम्हें नेविगेट करना है तुम्हारे गूगल मैप्स, जो सामने साइन पोस्ट लगी हुई हैं और बीच में जो डिवाइडर जो रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, दैट इज इट। तो बी केयरफुल, पर गाड़ी ऐसा कोई बहुत क्रेजी टफ नहीं है वहाँ पे गाड़ी चलाना। उसके बाद हम बात करते हैं भाई जो रोड कंडीशन है वो कैसी है। तो मोर और लेस द रोड्स आर फाइन, कहीं कहीं है जहाँ पे काम चल रहा है या सडनली ऐसे बम्प आ जाएगा आपकी गाड़ी में, गड्ढा आ गया, साइड में ऐसे उठा हुआ है, अनइवन है रोड, कहीं कहीं है, बट दे आर फिक्सिंग इट। मतलब हमारी पूरी 12 दिन की जर्नी में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ था कि कम से कम हमने 3 जगह 4 जगह रोड वर्क्स नहीं इनकाउंटर किया हो। तो हर जगह जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ लोग सॉल्व सॉल्व भी कर रहे हैं। लेकिन है मतलब चलते चलते ना आपको ऐसा फील हो गया कभी गाड़ी गड्ढे में चली गई, या फिर गड्ढे एज इन गड्ढे नहीं, बट ऐसा होता है ना कि लेवल नहीं है रोड, अंदर घुस गई ऐसे बम्प सा आ गया, तो ये सब चीज़ें आपको फील होंगी। रोड से रिलेटेड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स, बट जस्ट रिमेंबर, डू नॉट ड्राइव लेट एट नाइट, क्योंकि पिच ब्लैक हो जाता है, कोई वो सब नहीं मिलेगी तुम्हें, स्ट्रीट लाइट वगैरह। बारिश हो गई, रात हो गई, तो तुम फंस गए हो भाई, ऐसा समझो कि कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि दिख तुम्हें रहा नहीं है वैसे ही कुछ भी, बारिश हो गई तो विजिबिलिटी खत्म। तो बी केयरफुल, अवॉइड करना है कि ऐसी कंडीशन में गाड़ी ना चलानी पड़े। अब जो लास्ट चीज़ बचती है कि भाई इतना कुछ मैंने बता दिया, इज इट इवन वर्थ इट 100% तो मतलब मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ मैंने उनको ये चीज़ बोली है कि जनरली क्या होता है, आप कहीं ट्रैवल करते हो आपको होता है इस स्पॉट पे जाएंगे बड़ा क्रेजी व्यू है, यहाँ से निकल के जाएंगे यहाँ पहुँचेंगे क्रेजी व्यू। न्यूजीलैंड में जहाँ तुम रुक जाओगे वहाँ क्रेजी व्यू है। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड इज़ अ प्लेस जहाँ पे आई थिंक ड्राइविंग तो आप अपने आप करो ही करो, बट ये बात याद रखना कि भाई न्यूजीलैंड तुम्हारी वो ट्रिप होगी जिसके बाद तुम्हें कहीं कुछ अच्छा नहीं लगेगा। सो गो एट योर ओन रिस्क, बट एट द एंड ऑफ द डे डू ड्राइव इन न्यूजीलैंड, अपने भाई अपनी पेस पे जाओ, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छी जगह है ड्राइव करने के लिए, पीपल आर रियली हेल्पफुल। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, तो हम लोग फर्स्ट डे जा रहे थे ये आपकी ब्लेनहाइम से फ्रांस जोसेफ, तो बीच में ना उनकी पूरी वेस्ट कोस्ट रोड आती है, वहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि क्या हुआ कि ना इनके जहाँ पे ये रोड वर्क चल रहे थे ना वहाँ पे एक लाइट लगी हुई थी जिसके आगे बस खड़ी थी, तो मुझे मेरे एंगल से नहीं दिखी वो लाइट, तो मुझे लगा कि वो कंस्ट्रक्शन का वाले काम वाले खड़े, तो मैंने ऐसे कट किया उसकी राइट साइड से जाके, गाड़ी जैसे ही आगे लेके गया वो उधर से हाथ देने लगी थी जोर जोर से, तो ऑब्वियसली वो चिल्ला रही थी वहाँ से, जो मतलब जोर से चिल्ला रही थी, नॉट मुझ पे चिल्ला रही थी कि गाड़ी रोक गाड़ी रोक। तो फिर मैंने गाड़ी मैंने साइड में खड़ी करी। अब और हाँ याद रखना प्लीज़, इंडिया में नहीं है कि इंडिया में जैसे होता है ना कि गाड़ी किसी ने आवाज़ दी तो आप बीच में रोड रोड पे रोक देते हो, ये प्लीज़ बाहर मत करना कभी। गाड़ी किसी ने दी है तो शोल्डर पे ले लो, या फिर अगर कोई ब्लॉक कॉर्नर ऑफ एरिया है तो वहाँ खड़ी कर लो। फिर वो आके कहती, फिर वो पूछती कि भाई कहाँ जा रहा है, तुझे रेड लाइट नहीं दिखी? मैं घूमा नहीं। तो वो घूमी, उसको बोला अच्छा हाँ यार यहाँ से तो दिख नहीं रही, आई आई अंडरस्टैंड। तो उसने बोला 2 मिनट तू इधर खड़ा रहे, वरना क्यों अभी निकल जाता तो आगे से गाड़ियाँ घुस जाती। तो पीपल आर नाइस, दे वोंट अनलेस यू आर फकिंग स्टूपिड, तो don't be stupid, that's what I'm trying to say. So people are really nice. Do drive in New Zealand, that's my end verdict to you. And do your research, do your own research. And again, like I keep telling people, do not rely on someone's video. Yes, take it as an idea, do your own research. I'll see you in the next video where we talk about the food scene.